नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं यशपाल जी की लिखी कहानी धर्मयुद्ध। श्री कन्हैया लाल के पारिवारिक क्षेत्र में घटी धर्मयुद्ध की घटना की बात कहने से पहले कुछ भूमिका की आवश्यकता है, इसलिए कि गलतफहमी ना हो। कुरुक्षेत्र में जो धर्मयुद्ध हुआ था उसमें शस्त्रों का यानी गांधीवाद के दृष्टिकोण से पाशविक बल का ही प्रयोग किया गया था। यूं तो सतयुग से लेकर द्वापर तक धर्मयुद्ध का काल रहा है। वह युग आध्यात्मिक और नैतिकता का काल था। सुनते हैं कि उस काल में लोग बहुत शांति प्रिय और संतुष्ट थे, परंतु सभी सदा सशस्त्र रहते थे। न्याय अन्याय और उचित अनुचित का प्रश्न जब भी उठता तो निर्णय शस्त्रों के प्रयोग और रक्तपात से ही होता था। झगड़ा चाहे भाइयों में रहा हो या देव दानवों में या पति पत्नी में, जैसा कि ऋषि जमदग्नि का अपनी पत्नी से या ऋषियों के समाज में, जैसा कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और राज ऋषि विश्वामित्र में। इधर ज्यों ज्यों मानव समाज में आध्यात्मिकता का हास होता गया, लोग निशस्त्र रहने लगे। झगड़े तो होते ही रहे, होते ही हैं, परंतु निशस्त्र होने के कारण लोग नैतिक शक्ति का प्रयोग करने लगे। शस्त्रों के बिना नैतिक शक्ति से न्याय और धर्म के लिए लड़ने का संघर्ष करने की विधि का नाम कालांतर में सत्याग्रह पड़ गया। सत्याग्रह को ही हम वास्तव में धर्मयुद्ध कह सकते हैं, क्योंकि युद्ध की इस विधि में मनुष्य पाशविक बल से नहीं बल्कि आत्म बलिदान से या धर्म बल से ही न्याय की प्रतिष्ठा का यत्न करता है। श्री कन्हैया लाल के पारिवारिक क्षेत्र में विचारों का संघर्ष धर्मयुद्ध की विधि से ही हुआ था। कुछ परिचय श्री कन्हैया लाल का भी आवश्यक है। यूं तो कन्हैया लाल की स्थिति हमारे दफ्तर के 100 रुपए माहवार पाने वाले दूसरे बाबुओं के समान ही थी, परंतु उनके व्यवहार में दूसरे सामान्य बाबुओं से भिन्नता थी। 100-125 रुपए का मामूली आर्थिक आधार होने पर भी उनके व्यवहार में एक बड़प्पन और उदारता थी, जैसे ऊंचे स्तर के बड़े बाबू लोगों में होती है। वे दस्तखत करते थे के लाल और हाथ मिलाते तो जरा कलाई को झटका कर होठों पर मुस्कुराहट आ जाती। हाउ डू यू डू, कहिए क्या हाल है, और पूछ बैठते व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यानी आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दफ्तर के कुछ तुनक मिजाज लोग के लाल के व्हाट कैन आई डू फॉर यू प्रश्न पर अपना अपमान भी समझ बैठते और कुछ उनकी इस उदारता का मजाक उड़ाकर उन्हें बॉस पुकारने लगे। लेकिन के लाल के व्यवहार में दूसरों का अपमान करने की भावना नहीं थी। दूसरे को शूद्र बनाए बिना ही वे स्वयं बड़प्पन अनुभव करना चाहते थे। इसके लिए हमसे और हमारे पड़ोसी दीना बाबू से कभी किसी प्रतिदान की आशा ना होने पर भी उन्होंने कितनी ही बार हमें कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पिलाई और घर पर भी चाय और शरबत से सत्कार किया। लाल की इस सब उदारता का मूल्य हम इतना ही देते थे कि उन्हें अपने से अधिक बड़ा आदमी और अमीर स्वीकार करते रहते। दफ्तर के चपरासी लाल का आदर लगभग बड़े साहब के समान ही करते थे। लाल के आने पर उनकी साइकिल थाम लेते और छुट्टी के समय साइकिल को झाड़ पोंछ कर आगे बढ़ा देते। कारण यह है कि लाल कभी पान या सिगरेट का पैकेट मंगाते तो कभी कभार रुपए में से शेष बचे दाम चपरासी को बख्शीश में दे देते। हम लोग तो इस दफ्तर में 3-4 बरस से काम कर रहे थे। 75 रुपए पर काम आरंभ करके 125 तक पहुंच गए थे। दफ्तर की साधारण सालाना तरक्की के अतिरिक्त कोई सुनहरा भविष्य सामने था ही नहीं। वह आशा भी नहीं थी कि हमें कभी असिस्टेंट या मैनेजर बन जाना है, परंतु के लाल शीघ्र ही किसी ऐसी तरक्की की आशा में थे। 3-4 मास पूर्व ही वे किसी बड़े आदमी की सिफारिश से दफ्तर में आए थे। प्रातः बड़े आदमियों से मिलने जुलने की बात इस भाव से करते कि अपने समान आदमियों की ही बात कर रहे हों। अक्सर कह देते, ग्राहम एंड ग्रिंडले के दफ्तर से उन्हें 400 रुपए का ऑफर है, अभी सोच रहे हैं। या मैकेंजी एंड विंसन,
उन्हें 300 तनख्वाह और बिक्री पर 3% में फर्स्ट क्लास किराए के देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सोच रहे हैं। हमारे दफ्तर में उन्हें लोहे की सलाखों और चादरों के ऑर्डर बुक करने का काम दिया गया था। इस ड्यूटी के कारण उन्हें दफ्तर के समय की पाबंदी कम रहती, घूमने फिरने का समय मिलता रहता और वे अपने आप को साधारण बाबुओं से भिन्न समझते। इस काम में कंपनी को कोई विशेष सफलता उनके आने से नहीं हुई थी, इसलिए जल्द ही कोई तरक्की पा जाने की लाल की आशा हमें बहुत सार्थक नहीं जान पड़ रही थी। परंतु लाल को अपने उज्जवल भविष्य पर अडिग विश्वास था। ऊंचे दर्जे के खर्चे से बढ़ते कर्ज की चिंता के कारण उनके माथे पर कभी तेवर नहीं देखे गए और ना उनके चाय और सिगरेट ऑफर प्रस्तुत करने में कोई कमी देखी गई। उन्हें ज्योतिषी द्वारा बताए अपनी हस्तरेखा के फल पर दृढ़ विश्वास था। जैसे जंगल में आग लग जाने पर बीहड़ झाड़ खंकार में छिपे जानवरों को मैदानों की ओर भागना पड़ता है और टुच्चे बुच्चे शिकारियों की भी बन आती है, वैसे ही पिछले युद्ध के समय महान राष्ट्रों को परस्पर संहार के लिए साधारण पदार्थों की अपरिचित आवश्यकता हो गई थी। सर्वसाधारण जनता तो अभाव से मरने लगी, परंतु व्यापारी समाज की बन आई। अब हमारी मिल को ग्राहक और एजेंट ढूंढने नहीं पड़ रहे थे, बल्कि ग्राहक और एजेंटों से पीछा छुड़ाना पड़ रहा था। लाल का काम सरल हो गया। उनका काम था मिल के लोहे को कोटा बांटना और मिल के लिए लाभ की प्रतिशत दर बढ़ाना। दस्तूरन तो केलाल की तनख्वाह में कोई अंतर नहीं आया, परंतु अब वे साइकिल पर पांव चलाते दफ्तर आने के बजाय तांगे या रिक्शा पर आते दिखाई देते। तांगे वाले की ओर रुपया फेंक कर बाकी रेजगारी के लिए नहीं, बल्कि उनके सलाम का जवाब देने के लिए ही उसकी ओर देखते। कई बार उनके मुख से सेकंड हैंड शेवरले या वाक्सल गाड़ी का ट्रायल ले जाने की बात भी सुनाई दी। अब वे 4-4, 5-5 आदमियों को कॉफी हाउस ले जाने लगे और उन्मुक्त उदारता से पूछते, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? क्या शौक कीजिएगा? अपने घर पर भी अब वे अधिक निमंत्रण देने लगे। उनके घर जाने पर भी हर बार कोई ना कोई नई चीज दिखाई देती। कमरे का आकार बढ़ नहीं सकता था, इसलिए वे फर्नीचर और सामान से अटा जा रहा था। जगह ना रहने पर भी कुर्सियां सोफों के पीछे रख दी गई थीं और टी टेबलें कॉर्नर टेबलें और पैक टेबलें मेजों और सोफों के नीचे दबानी पड़ रही थी। मेहमानों के सत्कार में भी अब केवल चायदानी या शरबत का जग ही सामने नहीं आता था। केलाल तराशे हुए बिल्लौर का डिकेंटर उपेक्षा से उठाकर आग्रह करते, हैव अ डैश ऑफ विस्की, एक और विस्की हो जाए। धन्यवाद सहित नकारात्मक उत्तर दे देने पर भी वे अपनी उदारता को समेटने के लिए तैयार ना थे। आग्रह करते, तो रम लो, अच्छा गिमलेट। युद्ध के दिनों में कुछ समय वे काइयों WACAI की भी बाहर आई थी। सर्वसाधारण लोग बाजार में जवान चुस्त बेझिझक छोकरियों के दलों को देखकर हैरान थे, जैसे नीलगायों का कोई दल नगर की सीमा में फांद आया हो। सामर्थ्य रखने वाले लोग प्राय इनकी संगति का प्रदर्शन कर गौरव अनुभव करते थे। ऐसी 3-4 हंसमुखियां केलाल साहब की महफिल में भी शोभा बढ़ाने लगी। श्री केलाल के माता पिता अपेक्षाकृत रूढ़िवादी हैं। आचार व्यवहार के संबंध में उनकी धारणा धर्म, पाप और पुण्य के विचारों से बंधी है। अपने एकमात्र पुत्र की सांसारिक समृद्धि से उन्हें संतोष और गौरव अनुभव होता था, परंतु उसकी आचार संबंधी उच्च श्रृंखलता से अपना धर्म और परलोक बिगड़ जाने की बात की भी वे उपेक्षा न कर सकते थे। एक दिन माता पिता और पुत्र की आचार संबंधी धारणाओं में परस्पर विरोध के कारण धर्मयुद्ध ठन गया। उस दिन केलाल ने अतरंग मित्र मिस्टर माथुर और वेकाई में काम करने वाली उनकी पत्नी तथा उनकी साली को डिनर और कॉकटेल पार्टी के लिए निमंत्रित किया था। इस प्रकार की पार्टियां प्राय होती ही रहती थी, परंतु इस सावधानी से कि ऊपर की मंजिल में रसोई चौके के काम में व्यस्त उनकी मां और संगृहिणी के रोग से जर्जर खाट पर पड़े उनके पिता को पार्टी की बातचीत और खानपान के ढंग का आभास न हो पाता था। पार्टी के कमरे से रसोई तक संबंध नौकर या श्रीमती लाल द्वारा ही रहता था। मिसेस लाल सास ससुर की धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा अपने पति के संतोष को ही अपना धर्म मानती थी। सास के निर्मम अनुशासन की अपेक्षा पति की उच्च श्रृंखलता
उनके लिए अधिक सह थी। उस संध्या ऊपर और नीचे की मंजिलों का प्रबंध अलग अलग रखने के प्रसंग में श्रीमती लाल ने पति से पूछा, विद्या और आनंद का क्या होगा? केलाल की बहन विद्या अपने पति आनंद सहित आगरे से आकर 1 सप्ताह के लिए भाई के यहाँ ठहरी हुई थी। बहन और बहनोई को मेहमानों से मिलने से रोके रहना संभव ना था। इसमें आशंका भी थी, क्योंकि विद्या को इस कम उम्र में ही धार्मिकता का गर्व अपनी माँ से कुछ कम ना था। दांत से नाखून खोटते हुए लाल ने सलाह दी, तुम विद्या को समझा दो। यह मेरे बस का नहीं। श्रीमती लाल ने दोनों हाथ उठाकर दुहाई दी, तुम ही आनंद को समझा दो, वही विद्या को संभाल सकता है। यही तय पाया और लाल ने आनंद को एक ओर ले जाकर उसके हाथ अपने हाथों में थाम विश्वास और भरोसे के स्वर में समझाया, आज मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों के लिए तो करना ही पड़ता है। तुम तो होगे ही। अगर विद्या को ऐतराज हो तो कुछ समय के लिए टाल देना या उसे समझा देना, तुम जैसा समझो। विद्या को पहले से समझा देना ठीक होगा। उसे शायद ये बात विचित्र जान पड़े। माताजी के विचार और विश्वास तो तुम जानते ही हो। वह जाकर माताजी को ना कुछ कह दे। लाल ने मुस्कुराकर अपना पूर्ण विश्वास और भरोसा प्रकट करने के लिए बहनोई के हाथ जरा और जोर से दबा दिए। आनंद ने विद्या को एक और बुलाकर समझाया, अरे आजकल के जमाने में ये सब होता ही है, भैया की मजबूरी है। तुम जानती हो, मैं तो कभी पीता नहीं। हमारी वजह से इन लोगों के मेहमानों को क्यों परेशानी हो। तुम इतना ध्यान रखना कि माताजी को नीचे ना आना पड़े। विद्या ने सुना और मानसिक आघात से चुप रह गई। मिस्टर माथुर मिसेस माथुर अपनी साली के साथ जरा विलंब से पहुंचे। पार्टी शुरू हो गई थी। पहला पैक चल रहा था। हंसी मजाक की दबी दबी आवाजें ऊपर की मंजिल में पहुंच रही थी। आनंद कुछ देर नीचे बैठता और फिर ऊपर जाकर देख आता कि सब ठीक है। इस प्रकार केलाल उर्फ कन्हैयालाल यह धर्म युद्ध छल की मदद से जीत गए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।